हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको आज रिवाइज कराने वाला हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का बच्चों लेक्चर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मुझसे पहले जो है ये लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। तो चलो आओ, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसे कि आप और मैं, हम बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके हम बने हैं वो होता है सेल। सेल मिलके बनाती हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जो है मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके आपको देखने को मिलता है एक ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, ठीक। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। देखो सेल, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल ऑर्गन में, आप ले लो स्टोमक, आप ले लो लिवर, ठीक, आप ले लो पेनक्रियास, आप ले लो गॉल ब्लैडर। ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। क्यों? क्योंकि कॉमन फंक्शनिंग को ये सारे मिलके परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन्स, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसलिए डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम बना आपका। जब और भी ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, समझ लो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इतने सारे जब सिस्टम्स मिलते हैं तब जाके एक आपको ह्यूमन बीइंग देखने को मिलता है। तो इससे आपको जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब जो ऑर्गेनिज्म होता है, अब ऑर्गेनिज्म बच्चा दो तरीके का हो सकता है। या तो उसके पास जो है सिर्फ एक ही सेल हो सकती है, या फिर वो मल्टीपल सेल्स उसके पास प्रेजेंट हो सकती है। अब जिसके पास एक सेल है, ठीक, यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट, उसी को हम कहते हैं आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका अमीबा हो गया और बच्चों आपका हो गया पैरामीशियम। अब आपके मन में सवाल ये आता है, सर हमारे पास तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक, तो हमारे अंदर तो जितने फंक्शंस हो रहे हैं, क्या वो सारे के सारे फंक्शंस किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो पाएंगे? और क्या जो यूनि और दूसरा सवाल ये आता है कि सर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकता है? तो बच्चों हाँ, वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एक सेल है वो सारे के सारे नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करने में क्या है, कामयाब है, सक्सेसफुल है, वो आराम से इजीली कर सकती है। फर्क इतना होता है, हम हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में परफॉर्म हो रहा है। बट जितने भी नेसेसरी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। जो भी एक इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए ना, वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जिसके पास कई सारी सेल्स हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया। आप ह्यूमन बीइंग को रख सकते हो, आप कुत्ते को रख सकते हो, बिल्ली को रख सकते हो इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कई सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो होता क्या है, यहाँ पर काम का जो होता है ना, जो काम होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है कि यार कुछ पर्टिकुलर सेल्स सिर्फ आपका डाइजेशन का काम करेंगी, कुछ पर्टिकुलर सेल्स आपका सर्कुलेशन में मदद करेंगी, आप समझ रहे हो, कुछ पर्टिकुलर सेल्स आपकी क्या करेंगी, ब्रीथिंग में मदद करेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, क्योंकि वर्क यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। क्या आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो आओ देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो टिश्यूज, टिश्यूज हम किसको कहते हैं? जो आपका ग्रुप होता है बच्चा सिमिलर सेल्स का, और जो सिमिलर सेल्स हैं उनका ओरिजिन जो है आपका सेम होना चाहिए। यानी कि अगर वो एक्टोडर्म से, जर्म लेयर से बनी है, तो सारी की सारी एक्टोडर्म से बनी हुई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है उनके पास प्रेजेंट होता है बच्चा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और वो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन, इसी को हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिसके के पास प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और जो परफॉर्म करता है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को। और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस आपको दिख रहा है बच्चों, इसी को हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और सिमिलर सेल से आपको समझ में आ गया कि भैया सेल्स का जो ओरिजिन है वो सेम होना चाहिए। अब जरा ओरिजिन की कहानी देख लो। आपको पता है कि भैया अगर जो है, जो फादर होता है वो अपना मेल गैमीट देता है, वो क्या है, स्पर्म। फीमेल फीमेल गैमीट देती है, ठीक है, जो कि क्या है, आपकी मदर जो है वो फीमेल गैमीट देती है, जो कि होता है ओवम। जब दोनों की मेटिंग होती है, बच्चा दोनों मिलते हैं, तो होता क्या है, आपका उससे बनती है एक सिंगल सेल जिसको आप कहते हो जाइगोट। उसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं। ऐसे ही तो भैया तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे ही मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आगे आने वाले बच्चों का भी जन्म होगा, ठीक, ऐसे ही तो होता है ना।
फिर जब डिवीजन शुरू होता है तो सिंगल सेल से क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगी तो 2 सेल स्टेज आएगी। इसी तरीके से 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, और जो 32 सेल स्टेज होती है बच्चों उसको नाम दिया जाता है ब्लास्ट्यूला। और ब्लास्ट्यूला के बाद जो अगली स्टेज आती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। और ये वही समय होता है जब आपकी 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं। जो सबसे बाहर वाली दिख रही है रेड कलर से एक्टोडर्म, जो ब्लू कलर से दिख रही है वो मीजोडर्म, और जो आपके वायलेट कलर या फिर डार्क जो भी आप इसे कहना चाहो एंडोडर्म जो अंदर की तरफ दिख रही है, ये 3 जर्म लेयर्स जो है आगे जाके सारे के सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को बनाने वाली हैं। इसलिए हम हर टिश्यू का, सेल का जो है हम क्या पता, हम हर सेल का जो है इसलिए ओरिजिन आपको बता देते हैं कि भैया ये जो आपकी सेल है इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि भैया किसी ना किसी से तो मिलके बनी होगी, ये टिश्यू किसी ना किसी जर्म लेयर से मिलके बना होगा। क्या आपको समझ में आ गया? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों की तीनों जर्म लेयर्स, और कब देखने को मिलती है आपको? गैस्ट्रूला स्टेज में। बाकी इससे रिलेटेड और जो बातें हैं वो आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेहतरीन तरीके से करी जाएंगी आपके साथ, ठीक। अब देखो आगे, कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है? देखो कॉमन ओरिजिन का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो सेम जर्म लेयर से ही डिवाइड होगा। जैसे कि न्यूरल टिश्यू जो है वो आपका एक्टोडर्मल है, किसके अंदर बच्चा? ओरिजिन के अंदर। कैसा है? एक्टोडर्मल। क्या आपको समझ में आ गया? कॉमन ओरिजिन मतलब जो एक पर्टिकुलर टिश्यू है वो एक किसी एक जो है जर्म लेयर से आपका क्या होगा? बना हुआ होगा। अब देखो जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो फंक्शन के और स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 तरह के टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, राइट। आपको समझ में आ गए चारों टिश्यूज? अब देखो जरा, मैंने कुछ नोट आपको डलवाए थे, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होंगे कि अब जितने भी ऑर्गन्स देखते हो, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गई, इन जो किडनी हो गई, हार्ट हो गई, इनके पास चारों तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। जैसे कि सपोज करते मैंने किडनी ले ली, तो किडनी के पास एपिथेलियल टिश्यू भी है, आपके उसके पास कनेक्टिव टिश्यू भी है, मीजोडर्मल भी है, और आपके पास क्या है? ओ सॉरी, माफ करना, ये मैंने क्या बोल दिया, ओहो, ठीक है। तो यानी कि जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे इसके पास प्रेजेंट है, और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ये आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो किडनी है उसके पास क्या है? एपिथेलियल भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, आपके मस्कुलर भी है, और न्यूरल भी है। समझ में आ गया आपको कि एक जो ऑर्गन होता है उसके पास चारों टिश्यूज देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर जो प्रपोर्शन है वो ऑर्गन टू ऑर्गन आपका वेरी करता है कि भैया कौन कितनी परसेंटेज में किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक। जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसकी मदद से, फिजिकल और केमिकल इंटीग्रेशन की मदद से, तो उसे हम क्या कहते हैं आपके बताओ? उसकी को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक। जैसे कि देखो, फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकल का मतलब होता है बच्चा कि जो ऑर्गन्स हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। जैसे कि आपने देखा स्टोमक जो है वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, ठीक। तो और ये दोनों एक दूसरे को किसके थ्रू जो है अपने काम करवाते हैं बच्चा? मैसेज आपके हॉर्मोन्स के थ्रू, यानी केमिकल इंटीग्रेशन, जो कि आपने बेहतरीन तरीके से हमसे पढ़ लिया है, ठीक। जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा किसी भी सेल का वो वेरी करता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरह का फंक्शन वो सेल परफॉर्म करना चाहती है उस तरह का फंक्शन आपको देखने को, सॉरी उस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उस सेल का। तो ये 3 नोट्स जो है मैंने वो आपको डलवाए थे और आपको इनका मैंने मतलब भी समझा दिया, ठीक। जो सेकंड वाला नोट है एक्चुअली में वो बच्चा ऑर्गन सिस्टम की आपको डेफिनेशन दे रखी है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम के नाम से भी जानता है। देखो एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पर क्या करता है? ग्रोथ करता है। जैसे कि देखो आपको पता है जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना होगा, तो इसकी सेल्स को एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक। अब इस एपिथेलियल सेल जो है बच्चा वो जो है एक एक जो है मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चा लाई करती है, ठीक है, उसको आप कहते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा ध्यान से देखो एपिथेलियल सेल्स को, कितनी पास पास चिपकी हुई है, क्या कहीं पर गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो क्या यहाँ पर जो है बच्चा आपके जो आपका जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है क्या वो यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? जो एपिथेलियल सेल है इसका जो ऊपर वाला सरफेस है जिसको फ्री सरफेस कह रहे हो, या फिर हम इसी को कहते हैं एपिकल सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस है इसको हम कहते हैं बेसल सरफेस। अब एपिथेलियल सेल्स में बच्चा ये आपकी एवेस्कुलर है, यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है,
तो इसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए भैया अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, ये जिंदा रहने के लिए सेल को चाहिए ना ये सारी चीजें। तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? इसको प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए हमेशा जहां पर एपिथेलियल सेल दिखेगी वहां पर कनेक्टिव टिश्यू आपका प्रेजेंट होगा, ठीक, क्योंकि इसी को ही प्रोवाइड करवानी है क्या, आपके ऑक्सीजन, आपके न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी जरूरी चीजें हैं सेल को जिंदा रखने के लिए, वो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हम जो है कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक बात कहते हैं कि ये जो है हाईली वेस्क्यूलर होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास कई मतलब बेहतरीन ब्लड सप्लाई है। अब देखो यही मैंने पॉइंट्स में आगे लिख रखा है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसलिए वहां पर आपको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ना के बराबर देखने को मिलता है, लिटिल, बहुत ही कम। ये रेस्ट करती है किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। दैट मीन्स जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपका एवेस्क्यूलर है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चा वो हाईली परमिएबल है। कैसे पता लगा? आपने देखा ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन लाए कर रहा था? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आप क्या लाए कर रहा था? एपिथेलियल टिश्यू, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू इसको देना चाहता है आपके ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, वो किससे पास होके जाएंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास होके जाएंगे। तो जब ये हाईली परमिएबल होगी तभी तो वो पास हो पाएगी। इसके अलावा ये नॉन सेलुलर होती है, कि ये जो है बच्चा सेल से मिलकर नहीं बनी। तो भैया किससे मिलकर बनी है? ये एक्चुअली में जो है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और फाइबर से मिलकर आपकी बनी हुई होती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसको बनाने में जो रोल होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का भी है, कनेक्टिव टिश्यू का भी है। क्या आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। बेसमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको होनी चाहिए, ठीक। देखो अब जो है मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया कि एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो एवेस्क्यूलर है, तो इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे प्रेजेंट होता है, इसके पास बहुत ही बेहतरीन ब्लड सप्लाई होती है, और इसी के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं भैया? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बच्चा क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये वाली बात भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी थी, ठीक। और एपिथेलियल जो टिश्यू है आपने देखा उसका जो फ्री सरफेस है, जिसको एपिकल सरफेस भी कहते हैं, या तो वो फेस करता है बच्चा बॉडी फ्लूइड को, या फिर वो फेस करता है आउटसाइड एनवायरनमेंट को। समझना, जहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा उसका जो फ्री सरफेस है वो दो चीजें फेस करता है, या तो आउटर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट को हमारा क्या फेस कर रहा है सर? हमारी स्किन फेस कर रही है, दिख रहा है? ये देख, ये फेस कर रहा है ना आउटर एनवायरनमेंट को, हाँ सर, ठीक है। तो यानी कि ये जो है इसकी कवरिंग बनाने में कौन मदद करेगा? इसकी कवरिंग बनाने में एपिथेलियल टिश्यू मदद करेगा। समझ में आ गया? दूसरा, ये जो है फेस कर सकता है हमारे बॉडी फ्लूइड को, यानी कि जो हमारे अंदर जो है अपनी क्या कहते हैं, जो बॉडी फ्लूइड को कौन फेस करेगा? ऑर्गन, ऑर्गन की बेटा लाइनिंग होगी ना अंदर, वही तो फेस करेगी। तो यानी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है या तो लाइनिंग प्रोवाइड करेगा या कवरिंग प्रोवाइड करेगा। क्या आपको समझ में आ गया कि भैया जो एपिथेलियल सेल्स है इसका जो फ्री सरफेस है या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को। अगर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को जो है क्या कर रहा है बच्चा? लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है। आपको याद रखना है लाइनिंग हमेशा अंदर के लिए होती है और कवरिंग हमेशा बाहर के लिए होती है। अगर आपको गाड़ी को कवर करना है तो पिताजी यही तो कहते हैं आपसे कि भैया गाड़ी को कवर करिए, यानी कि ऊपर से जो है जो भी उसका कवर है उससे उसको कवर कर दे, और लाइनिंग अंदर से करी जाती है हमेशा। जैसे कि इसका एग्जांपल है बच्चा गट एपिथेलियम, जो उसकी लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही है, ठीक। और जो भाई आपको जो स्किन की एपिथेलियम दिख रही है उसकी जो कवरिंग है वो भी किसने बनाई है? एपिथेलियल टिश्यू ने। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए अब आगे की तरफ। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। अब इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ओरिजिन से रिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के। अब आपको ये समझना होगा कि ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है बॉडी का जो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना है। अब इससे कुछ बच्चे गलत इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। देखो तीनों जर्म लेयर से बने होने का मतलब ये है कि भैया ये जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कोई एक तो है नहीं, इसके कहीं ना कहीं कई सारे बथेरे टाइप्स हैं, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। तो सपोज करते हैं जैसे कि अपना ये आपने मैंने अभी बताया कि या तो ये आउटर सरफेस को फेस करेगा या फिर इनर बॉडी एनवायरनमेंट को फेस करेगा या आउटर एनवायरनमेंट को। जो आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है यानी कि वो क्या है? स्किन पर। अब स्किन पर जितना भी ये कवरिंग बना रहा है कौन? आपका एपिथेलियल टिश्यू। इन सब का ओरिजिन सेम होगा। क्या आपको समझ में आ गया? और जो हमारे ऑर्गन की अंदर की जो लाइनिंग बना रहा है उनका जो होगा बच्चा ओरिजिन वो सेम होगा। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि उन दोनों का ओरिजिन अलग अलग हो सकता है बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भैया स्किन का इतना सा हिस्सा तो एक्टोडर्म हो जाए ओरिजिन में है और इतना हिस्सा जो है आपका एंडोडर्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर वो स्किन पर प्रेजेंट है तो बेटा स्किन का जितना भी आउटर लेयर बना रहा है
आपका एपिथेलियल टिश्यू उसका ओरिजिन सेम होगा। और जैसे कि आपकी जो लाइनिंग है गट की, उसका जो जो एपिथेलियल टिश्यू वहां पर प्रेजेंट है उसका जो ओरिजिन है वो भी आपका सेम होगा। क्या आपको समझ में आ गया? दोनों बातों में देखो डिफरेंस है। कहीं आप ये समझो कि भैया जो एक जगह पर आपका एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है उसका जो थोड़ा हिस्सा तो एक्टोडर्म हो गया, थोड़ा मेसोडर्म, थोड़ा एंडोडर्म, ऐसा नहीं होता। जो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है बेटा उनका अलग अलग ओरिजिन है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं। जैसे कि देखो एक्टोडर्म से क्या ड्राइव हुआ, आउटर लेयर ऑफ स्किन। एपिथेलियम टिश्यू के बेटा ये एग्जांपल है। जैसे कि मेसोडर्म फॉर्म करता है बच्चा इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, और एंडोडर्म से क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ गट। यानी कि देखो लाइनिंग दोनों तरफ देखने को मिल रही है, एक ब्लड वेसल की लाइनिंग है, एक गट की लाइनिंग है। बट जो गट की लाइनिंग बनाई एपिथेलियम टिश्यू ने उसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म का है। बट जो ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग है उसका जो आपका ओरिजिन है बच्चा वो मीजोडर्म है। अब कहीं पर ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है कहीं जगह पर तो मीजोडर्म हो जाए, कहीं पर एंडोडर्म, ऐसा नहीं होगा। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है एंटायरली, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो मीजोडर्म का ही ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं देख रहे हूं मैं इस बात पर कितना आपको जो है जोर दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। ठीक, देखो अब आगे। अब जब हम एपिथेलियम की बात करते हैं तो बच्चे इसके टाइप्स की बात करते हैं। दो तरह की देखने को मिलती हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम बेटा एक सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो दो और दो से ज्यादा लेयर से मिलकर बनी है। ठीक, अब जो एक लेयर से मिलकर बनी है यानी कि बहुत ही ज्यादा पतली होगी, बताओ हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल पतली होगी। तो ये पता है इसका फंक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी कैविटीज की लाइनिंग बनाना, आपकी डक्ट बनाना, आपकी ट्यूब्स, इन सब की लाइनिंग जो है बनाने में कौन मदद कर रहा है? आपका सिंपल एपिथेलियम। जब आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हो बच्चों तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। जैसे कि आपकी स्किन की, यहाँ पर सिंगल लेयर से काम नहीं चल सकता, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स चाहिए। तो यहाँ पर जो स्किन की लेयर बना रही है वहां पर आपकी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? कंपाउंड एपिथेलियम। अब आपने एक चीज देखी थी क्या, कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू का फ्री सरफेस था या फिर एपिकल सरफेस जिसे कहते हैं, ये कुछ मॉडिफिकेशन शो कर सकता है। या तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा, ठीक है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसको आप कहते हो बच्चा माइक्रोब्लाई। या फिर ये जो है आपके क्या कर लेगा, ये आपके भैया जो है आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो है इसके सरफेस पर देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं सीलिया, जो कि आपके किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट में मदद करता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, दो तरह की मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखो जरा, मैंने यही यहां पर बताया आपको। माइक्रोब्लाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनका मोटिलिटी से कोई रोल नहीं है क्योंकि नॉन मोटाइल होती है। सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है या तो भैया सीक्रेशन ज्यादा करवाएंगी या फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगी, इसलिए ही सरफेस एरिया इंक्रीज करा जाता है। ठीक, अगर माइक्रोब्लाई किसी भी एपिथेलियम पर प्रेजेंट है तो उसे उस एपिथेलियम को हम एक नाम दे देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और अगर अब हम बात कर लेते हैं बच्चे सीलिया के बारे में। सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका रोल मोटिलिटी में है। क्यों? क्योंकि मोटाइल होती है, हिलती रहती है, तभी तो भैया पार्टिकल को मूव कराएगी। तो ये क्या कराती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग वन डायरेक्शन। तो क्या आपको समझ में आ गया? सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया गया? जिससे सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन आपका बेहतरीन हो सके। जब लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब अब देखो, अब हम बात करते हैं भैया सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की। जब हम सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम जो है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पर तीन तरह की जो है हम आपकी सिंपल एपिथेलियम को बताते हैं। एक होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक होती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब यहाँ पर शब्द यूज हुआ बेटा, किसको बेसिस बनाया? कि भैया उस सेल के अंदर क्या उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुई। अगर वो क्यूब की शेप की हो गई तो आपने उसको कह दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर वो कॉलम की शेप की हो गई, टॉल स्लेंडर हो गई, ठीक है, तो आपने उसको कह दिया सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी, कि जो आपने अभी देखा कि इसका फ्री सरफेस एपिथेलियम का जो मॉडिफिकेशन शो करता है वो कभी भी स्क्वेमस वाला नहीं कर सकता, या तो क्यूबॉइडल करेगा या कॉलमनार करेगा। ठीक है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में ही आपको क्या देखने को मिलती है? मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, फ्री सरफेस की मॉडिफिकेशंस। स्क्वेमस एपिथेलियम में कभी भी फ्री सरफेस की मॉडिफिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये लेक्चर मैंने आपको बच्चों यहीं तक पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।